जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेकिंग हलाल है या नहीं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो करें, तो आज मैंने सोचा है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि स्टेकिंग हलाल है या नहीं। सबसे पहले देखिए, आपको मैं बताऊं, दो चीज़ें होती हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। एक होता है माइनिंग और दूसरी चीज़ होती है स्टेकिंग। मैं इस वीडियो में माइनिंग के बारे में बात नहीं करूँगा बिल्कुल भी, आपके सामने सिर्फ स्टेकिंग के बारे में बात करूँगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टेकिंग क्या होती है। स्टेकिंग देखें, लोग इसको सब कंफ्यूज करते हैं कि स्टेकिंग ऐसे है जैसे कि उस पर जो आपको रिवॉर्ड मिलता है या आपको जो उस पर प्रॉफिट मिलता है वो ऐसे ही है जैसे कि आप बैंक में पैसे रख के उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं। तो जाहिर है कि हमें मुसलमानों को वो इंटरेस्ट लेना या सूद जिसको कहते हैं, सूद लेना हमारे लिए हराम है। तो बहुत सारे लोग इसको उसी तरह से समझते हैं कि आप स्टेकिंग के अंदर भी आप यही करते हैं कि आप जिस तरह से बैंक के पास अपने पैसे रखवाते हैं और वो आपको उस पर सूद अदा करते हैं, इसी तरह स्टेकिंग में भी आप कहीं पर अपने टोकन्स या कॉइन्स को रखवाते हैं और उसके ऊपर वो आपको प्रॉफिट, एक फ़िक्स परसेंटेज के साथ देते हैं और फिक्स टाइम के लिए। तो बहुत सारे लोग इसको इसलिए समझते हैं कि ये दोनों सेम चीज़ें ही हैं। बल्कि मैंने यहाँ तक देखा है कि बाहर के मुल्कों के अंदर भी इसको अक्सर इसी तरह से बयान कर दिया जाता है कि स्टेकिंग कम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बैंक में पैसे रखवा के उस पर सूद या इंटरेस्ट जिसको कहते हैं वो कमाना। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ बिल्कुल, और आपको ये क्लियर हो जाएगी कि ये बात सही नहीं है। बाहर के मुल्कों में जब वो इस तरह की बात एक्सप्लेन करते हैं तो आपको जो चीज़ जहन में रखने की ज़रूरत है कि वो ये उनके लिए इंटरेस्ट और सूद लेना वो कोई मसला है नहीं। इसलिए जब वो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि स्टेकिंग के बारे में, तो वो उसको बड़े आराम से ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद उसका जो इस्लामिक जो मजहबी जो उसका नुक्ता नज़र है उसको समझ के बात नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ अपने लिहाज से बात कर रहे होते हैं। इसलिए क्योंकि उनके यहाँ वो इशू होता ही नहीं है कि इंटरेस्ट या सूद लेना हलाल है या हराम है, इसलिए वो उसको बड़े आराम से, उनके लिए आसानी होती है इस बात को कह के आगे बढ़ जाना। कि किसी को समझाते वक्त उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि वो ये कह देंगे, भाई देखें, जैसे आप बैंक में पैसे रखते हैं उस पर आपको सूद मिलता है, उसी तरह से यहाँ पर आप स्टेकिंग करेंगे और उस पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा टोकन्स की शक्ल में या कॉइन्स की शक्ल में, जैसे भी। तो वो लोग इसको अक्सर इसी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन इस वीडियो में मेरा मकसद ही यही है कि आपको ये क्लियर करना कि ये वो चीज़ नहीं है। और इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि जो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग है या जिसको POS कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर मैं आपको उसके ऊपर बात करूँगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है उसके अंदर सबसे जो कॉमन चीज़ है वो यही है। प्रूफ ऑफ स्टेकिंग जो है सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होती है, और उसके लिए आप वैसे तो बहुत सारी जगहों पर होता है, लेकिन जो एक बहुत मशहूर है जिसको मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ वो पैनकेक स्वैप है। यहाँ पर स्टेकिंग का जो है आपको काफ़ी इस्टेब्लिश टोकन है, इस्टेब्लिश कॉइन है, इसमें स्कैम का या इस तरह का कोई डर इतना नहीं है। गारंटी तो कोई किसी चीज़ की नहीं दे सकता, लेकिन बहुत सारे दूसरों के मुकाबले में ये बहुत सेफ़ है। लेकिन खैर, अब मैं आपको वापस प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर लाना चाहता हूँ कि स्टेकिंग के ऊपर लाना चाहता हूँ कि स्टेकिंग जो है कैसे वो सूद से मुख्तलिफ है उसके। तो देखें, सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें समझनी होंगी। जिस तरह से हम लोग जैसे पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं, ठीक है, देखें पैसों का खेल है ना, सारा पैसों का लेन देन है, तो हम उसी के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। देखें, फ़र्ज़ करें मेरे पास कुछ पैसे हैं कैश, वो मैं बैंक में रखवा देता हूँ, और बैंक कहता है कि भाई आप ने मेरे पास पैसे रखवाए हैं, तो पैसे तो ये आपके हैं, लेकिन मैं इन पैसों को इस्तेमाल करूँगा, और लेकिन मैं उस पैसों के आपके पैसों को इस्तेमाल करने के बदले में मैं आपको कुछ मुनाफा भी दूँगा। तो जिसके पैसे रखवाने वाला होता है वो कहता है, हाँ भाई ठीक है, मुझे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, मेरा क्या नुकसान है, मेरे तो पैसे वैसे भी घर पे पड़े थे, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो अब ये कि बैंक वाला अगर कोई मुझे उसका मुनाफा दे रहा है तो मुझे तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो एक तरीका तो बैंक के साथ जो होता है वो ये लोग पैसे से ये काम करते हैं।
दूसरे जो बैंक और भी जो बहुत सारे काम करते हैं वो ये करते हैं कि आपने पैसों को एक जगह से दूसरी का ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। आप पाकिस्तान में हैं, आप इंडिया में हैं, आपने लोकली कहीं पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, कहीं इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप एक तरीका तो ये होता है कि आप अपने पैसे आपके पास फ़र्ज़ करें आपने किसी को देने हैं, तो एक तरीका तो ये होगा आप वो पैसे अपनी जेब में डालें, ठीक है। जहाज़ का टिकट कटाएं या ट्रेन है या जो भी है, ठीक है, वो आप फिर जिधर वो बंदा है, आपके घर वाला है या जो भी है, उधर आप जाएं, उस मुल्क में जाएं, उस शहर में जाएं, उस गांव में जाएं, उसको ढूंढें, उसके पास पहुंच जाएं और फिर वो पैसे उसके हाथ में पकड़ाएं। दूसरा तरीका ज़ाहिर है कि अब ये इस तरह कोई नहीं करता, और असल में इस पुराने ज़माने में भी लोग इस तरह से कोशिश करते थे कि ना करना पड़े। कोई अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और आपने कोई चीज़ मंगवानी है या भेजनी है, तो जो वहाँ पे कोई जाने आने वाला होता था उसी को कह दिया कर देते कि यार ये मेरा काम कर देना, ये चीज़ ले जाओ या वहाँ से ले आओ। तो अब भी यही होता है, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने कहीं पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या किसी से पैसे मंगवाने हैं, तो हम कहते हैं भाई बैंक इसके थ्रू मुझे भेज दो। अब क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग भी बहुत होती है तो लोगों को बैंक भी नहीं जाना पड़ता, लेकिन फिर भी आप वो यूँ समझें कि बैंक जाने जैसा ही होता है, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप बैंक की ऐप खोलते हैं, आपके जौन सा भी आपका बैंक है, आपका बैंक अकाउंट, उसकी ऐप खोलते हैं, उसमें आपने अपने बैंक को कहते हैं कि जी मेरे इस अकाउंट से इस दूसरे बैंक के अकाउंट को इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो, और वो कर देते हैं। ज़ाहिर है कि बैंक जो है इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं, और ये सब काम करने के वो आपको एक फ़ीस भी चार्ज करते हैं, और वो करनी भी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ मुफ्त तो नहीं करता, क्योंकि वो भी वहाँ बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत सारे ख़र्चा उनको करना पड़ता है वो बैंक को चलाने के लिए। अगर आप इसको यूँ भी समझें कि अगर आप दुकान पर कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, तो दुकान वाला आपको वो चीज़ उतने पे तो नहीं बेचता कि जितने पे वो चीज़ आपने जितनी की वो चीज़ उसने खुद ख़रीदी थी। ज़ाहिर है कि वो भी दुकान वाला भी अपनी कुछ प्रॉफिट रख कर आपको वो चीज़ बेचेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो भी वहाँ बैठा है, हो सकता है उसने दुकान रेंट पे ली और दुकान का रेंट देना है, दुकान का बिजली का बिल होगा और बहुत सारी चीज़ों का खर्चा होता है, प्लस उसका अपना टाइम खर्च होता है। तो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए तो जो कमाई करनी होती है, तो कमाई इंसान जहाँ पे भी काम करेगा वो कमाई ही के लिए करता है। तो इसी तरह बैंक्स भी आपको चार्ज करते हैं बहुत सारी मुख्तलिफ सर्विसेज के, कहीं कभी पैसे ट्रांसफ़र करने के, कभी पैसे बैंक में रखवाने के, ताकि वो पैसे आपको आपके जो पैसे जिस पे वो आपको सूद देते हैं उस पैसे से वो क्या करते हैं, खाली वहाँ उनका रखना मकसद तो नहीं होता, बैंक में रख के उन्हें क्या फ़ायदा, उस पैसे को वो आगे से इस्तेमाल करते हैं, लोगों को लोन देते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं, और फिर उस पैसे के बदले में आपको कुछ एक परसेंटेज या एक फ़िक्स प्रॉफिट या जो भी, या फ़िक्स ना भी हो, एक प्रॉफिट आपको वो वादा करते हैं और वो आपको फिर देते हैं। ये चीज़ अगर आप जहन में रखें, और अब मैं आपको बताऊं कि स्टेकिंग में क्या होता है। देखिए, अब स्टेकिंग में ये होता है कि आपको पता है कि स्टेकिंग के अंदर कोई बैंक या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। यानी ये ऐसा होता है कि दो लोग आपस में एक दूसरे को ट्रांसफ़र पैसे कर रहे हैं, ठीक है, और वो बग़ैर किसी के बीच में आए हुए, जिसको हम मिडल मैन भी कहते हैं। ओके, इसका मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर, अब क्योंकि हम बात के करीब आ गए तो मैं ये एग्जांपल और देता हूँ। देखें, एक तो होता है जैसे मैंने आपको अभी सारा समझाया कि बैंक कैसे पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं और बैंक उसके पैसे चार्ज करते हैं, या बैंक आपको पैसे वहाँ रखवाने का जो सूद अदा करते हैं। इसी तरह एक और कंपनी टाइप भी होती है, कैटेगरी भी होती है, जो कि बहुत कॉमन है सब दुनिया में। अगर आपने वेस्टर्न यूनियन का नाम सुना हो या मनीग्राम का नाम सुना हो, या और भी बहुत ज़्यादा कंपनीज अब दुनिया में इस वक्त हैं, जो बेसिकली क्या करती हैं कि आपके पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। अगर मुझे यहाँ पे पैसे, अगर मुझे पाकिस्तान से पैसे इंडिया में ट्रांसफ़र करने हैं, तो अगर मैं बैंक के पास नहीं जाता तो मैं क्या करूँगा, इसमें से कोई कंपनी होगी उसको सेलेक्ट कर लूँगा, उसके पास जाऊँगा, उसको अपने पैसे कैश दूँगा, और वो क्या करेंगे, वो दूसरी साइड पे अपनी कंपनी को कहेंगे कि जी हमें यहाँ पे इतने पैसे रिसीव हो गए हैं, आप वहाँ पर ये इतने ही पैसे या जितने भी पैसे बनते हैं वो पैसे इस नाम का बंदा आएगा उसको पकड़ा दें, ठीक है। तो ये भी एक तरीका ये भी होता है। तो स्टेकिंग के अंदर क्या होता है, स्टेकिंग में आपको ये जो सारा सिस्टम है, जो ट्रांसफ़र होने का सिस्टम है और ट्रांजैक्शंस का होना और इनका ये सब बहुत कुछ, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। यानी देखें ना, एक तो प्रोसेस क्या होगा कि फ़र्ज़ करें आपने पैसे भेजने हैं, ठीक है, एक आप हो गए पैसे भेजने वाले, एक है पैसे रिसीव करने वाला। ज़ाहिर है आप कहीं भेजेंगे ना किसी को भेजेंगे पैसे, ठीक है।
तो चाहे आप कोई बिल पे कर रहे हैं अपने मोबाइल का, बिजली का, गैस का, पानी का, जो भी, तो वो पैसे एक जगह से दूसरी जगह किसी न किसी को जाते हैं। तो फिर बीच में आपको जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि तरीका क्या है कि आप जहाज़ का टिकट कटाएँ, टैक्सी करें, जो भी करें, अपनी गाड़ी में जाएँ, मोटरसाइकिल पे जाएँ, जो भी करें। तो इसी तरह से आप ये भी फिर सोच सकते हैं कि भाई आपको मोटरसाइकिल अपनी जिस ट्रांसपोर्ट पर भी जाएंगे उस ट्रांसपोर्ट को चलाने का भी खर्चा होगा, ठीक है, पेट्रोल डलेगा उसमें या जो भी होगा। इसी तरह आप जैसे प्रोसेसेस की जब मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप एक एक प्रोसेस को बैठ के नोट करें कि आपको पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने पड़ें और बीच में बैंक ना हो, तो आप देखेंगे कि एक बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, जो कि वो सारी चीज़ें आपको करेंगे तो फिर आपके पैसे एक जगह से दूसरी जगह सही से ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन हम जिस दौर में रहते हैं इस टाइम के अंदर बैंक्स हैं, अवेलेबल हैं, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ अवेलेबल हैं जो कि हमारे लिए, जिन्होंने ये काम आसान कर दिया है कि पैसे आप घर बैठे बैठे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। बल्कि और भी बहुत सारे वो काम कर देती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप कोई अपना यूटिलिटी बिल, बिजली पानी गैस का बिल पे करते हैं, आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे चीज़ ली हुई, आप उनको इंस्टॉलमेंट पे बिल पे कर सकते हैं, आपके कोई एग्ज़ाम फ़ीस हैं, आपके कोई बहुत सारे काम बैंक्स करते हैं। तो स्टेकिंग में अब क्या होता है कि स्टेकिंग के अंदर जिस चीज़ का आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो वो ये सब समझने के लिए आपको अब मैं समझाता हूँ कि स्टेकिंग क्यों आपको रिवॉर्ड देता है। देखिए, स्टेकिंग जो है वो चलाने के लिए भी कोई ना कोई सिस्टम लगा होता है, ठीक है ना। सबसे पहले बिल्कुल जिस तरह से बैंक पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक एक सिस्टम बना होता है, ठीक है। तो या तो होता है ना कि आपके पास अपना बैंक है, ठीक है, और आपने अपने बैंक से और किसी दूसरे को पैसे भेजने, तो उसके पास भी उसका अपना बैंक है, और फिर आप एक दूसरे को डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तब तो एक अलग बात है, आप कहेंगे भाई हम एक दूसरे को चार्ज नहीं करते, हमारे तो अपने पैसे हैं और अपने अपने बैंक है, हमें क्या ज़रूरत है एक दूसरे को चार्ज करने की। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपना बैंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो जिसने पैसे रिसीव करने हैं उसको अपना बैंक बनाना पड़ेगा, फिर उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। और जाहिर है कि ये पॉसिबल नहीं है, दुनिया में हर कोई अपना बैंक तो नहीं बना सकता, और ये इसको बनाना सिर्फ बनाना भी नहीं होता, बनाने के बाद उसको चलाना और बहुत चीज़ें उसमें देखने वाली होती हैं। तो अब स्टेकिंग की तरफ मैं आपको बार बार बीच में दूसरी एग्जांपल मुझे याद आ जाती है, ताकि आपको मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि क्यों स्टेकिंग का जो रिवॉर्ड है वो हलाल है, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जब होता ये है कि आप स्टेकिंग शुरू करते हैं, तो स्टेकिंग जाहिर है कि आप अपने कंप्यूटर से तो नहीं करते, आप कर सकते हैं, यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, आप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, ठीक है। आप घर बैठ के स्टेकिंग कर सकते हैं अपना। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आप कंप्यूटर अपना चाहिए होगा, आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद आपको बस कैसे सिस्टम को इंस्टॉल करने हैं, कैसे सिस्टम को मेंटेन करना है, कैसे सिस्टम को रन करना है, उसमें बहुत कुछ आपको टाइम लगाना पड़ता है, बहुत कुछ आपको उसमें टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको स्टेकिंग घर बैठ के कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग दुनिया में इतने टेक्निकल नॉलेजेबल नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, वो जिनके पास नॉलेज होती है वो अपने पैसों को उनके पास ले जाते हैं, उनसे कहते हैं भाई तुम्हारे पास नॉलेज है, मेरे पास पैसे हैं, चलो इन दोनों को मिलकर इनको जोड़कर एक सिस्टम बनाते हैं, और उससे वो फिर मनी ट्रांसफ़र का, पैसा ट्रांसफ़र करने का, या जो भी हमने पैसों से काम लेना है वो कर सकते हैं। तो ये जो स्टेकिंग होती है इसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है। अब जब ये जो सिस्टम जो बनता है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग मिलकर उसको सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। और ब्लॉकचेन जो है इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया था, शायद आपको याद हो कि इसमें कोई बीच में बैंक नहीं होता, इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता, ठीक है। तो उसमें यानी होता क्या है कि अब क्योंकि मिडल मैन नहीं है तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम खड़ा होता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई मैंने एक जगह से पैसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया, ठीक है, या अमेरिका या इंग्लैंड, कहीं पर भी, तो वो अब मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पर अपने बैंक को पैसे दे देता हूँ, और ठीक है, वो बैंक अब वो पैसे कैश उठा के जहाज़ में रख के बैग में डाल के तो नहीं दूसरे मुल्क लेके जाते। वो सिर्फ क्या करते हैं, अपने बैंक को दूसरे मुल्क में जहाँ पर भी पैसे भिजवाने होते हैं, उस बैंक को वहाँ बता देते हैं कि जी हमें ये पैसे मिल गए हैं, और अब आप वहाँ पे इस नाम का बंदा आएगा, उसको ये पैसे इतने दे दें, ठीक है। तो ये होता है क्या कि ये ट्रस्ट का सिस्टम होता है कि एक बैंक जो है दूसरे बैंक के ऊपर ट्रस्ट कर रहा होता है, और मैं खुद जिसने पैसे भेजे हैं वो भी उस बैंक पर ट्रस्ट कर रहा होता है। फिर जो पैसे रिसीव करने वाला होता है वो भी उस बैंक पर ट्रस्ट कर रहा होता है कि मैं जब वहाँ जाऊँगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे,
ठीक है। ये जो ट्रस्ट का सारा सिस्टम होता है, ये इसके अंदर भी बहुत कुछ टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, ताकि कोई हैक से बचाने के लिए, कोई फ्रॉड से बचाने के लिए, कोई इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है। तो स्टेकिंग के अंदर क्या होता है कि जो सिस्टम आपको बनाना पड़ता है वो ये सारे के सारे काम खुद कर रहा होता है, ठीक है। वो इस सब काम करने के वो आपको वो रिवॉर्ड देता है। मिसाल के तौर पे होता क्या है कि अब ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के ऊपर बाइनेंस की मिसाल के तौर पे ले लें, बाइनेंस एक ब्लॉकचेन पे चल रहा है, या कोई भी आप दूसरी ब्लॉकचेन में ले लें। पैनकेक स्वैप का मैंने आपको बताया कि पैनकेक स्वैप जो है वो भी स्टेकिंग ऑफ़र करते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, वही सारे सिस्टम वो बनाते हैं और लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जितनी जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, इन ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड होता है। ये सारे इसके अंदर ट्रस्ट आ जाता है कि जी एक ट्रांजैक्शन हुई है, किसी ने भी ऑनलाइन एक ट्रांजैक्शन की, कोई ट्रेड की है, कुछ भी किया है, तो वहाँ पर कोई इंसान तो नहीं बैठे हुए कि जो एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, उसको चेक करते हैं। ये सब तो ऑटोमेटिक हो रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि आप इसमें क्योंकि लोग बहुत सारे फ्रॉड करते हैं, बहुत सारे स्कैम होते हैं, आजकल सबने सुना होगा। तो उस फ्रॉड, उस स्कैम से बचने के लिए जो स्टेकिंग का सिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, स्टेकिंग का सिस्टम बेसिकली जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर, तो वो ट्रांजैक्शन जो है बहुत सारी डिफरेंट जगह के ऊपर उसको वो वेरीफाई कॉपी हो जाती है और उसको वो कंफर्म करते हैं कि ठीक है, हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है। दूसरा ब्लॉकचेन बहुत सारे जिस तरह के सिस्टम उस ब्लॉकचेन पे चल रहे होते हैं, वो सब के सब उस ट्रांजैक्शन को अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हाँ हुई है ये ट्रांजैक्शन। ये ऐसे ही जैसे मैं आपको फ़ोन करके कहूँ कि यार मैं आपको पैसे भेजे हैं, आपको वो पैसे रिसीव हो गए हैं, और आप कहें कि नहीं मुझे तो पैसे कोई रिसीव नहीं हुए, ठीक है। तो लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको पैसे अपने एक ट्रस्ट का बंदा आपके पास भेजूँ और वो आपको पैसे पकड़ा दे और वो कंफर्म कर दे कि आपको पैसे मिल गए हैं, तो फिर आप जो है आपके लिए उसको रिफ्यूज़ करना, उसको इनकार करना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, कि आपको पैसे मिले हैं कि नहीं मिले, अगर मैं आपसे पूछूं। और फ़र्ज़ करें इसी तरह अगर वो जब आपको पैसे पकड़ाए और उस वक्त आपकी वीडियो भी बना रहा हो, आपकी रिकॉर्डिंग भी कर ले कि ये देखें ये पैसे आपने मुझसे रिसीव कर लिए हैं, ये आपका आईडी कार्ड नंबर है मेरे पास है, ये आपने उस पर सिग्नेचर किए हैं, और वो सारा जो एक आपकी उस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करता है, वेरीफाई करता है, कि ताकि कल को आप ये ना कर सकें कि यार मुझे तो पैसे नहीं मिले, मुझे पैसे दो। तो अगर मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड होगा तो मैं आपको दिखा सकूंगा कि हाँ देखें आपको पैसे वाकई रिसीव हुए थे, ये सब आपके सिग्नेचर्स हैं, आपकी वीडियो बनी हुई है, सब कुछ है। तो ये जो स्टेकिंग होता है, ये स्टेकिंग भी सारा जो है वेरिफिकेशन का प्रोसेस करता है। तो इससे जितनी ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही होती हैं, वो सब ट्रांजैक्शंस वो ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी स्टेकिंग सिस्टम है उन सब के पास उसका रिकॉर्ड होता है, और वो सब उसको चेक करके कंफर्म करके वेरीफाई करते रहते हैं साथ साथ कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये जो इससे क्या होता है, इससे आपका जो ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि एक चीज़ को बहुत सारे लोग कंफर्म कर रहे होते हैं। यानी आप यूँ समझ लें कि एक ट्रांजैक्शन हो रही है, उसको बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो उसको कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है, इसमें इतने पैसे इस जगह से आए, इतने पैसे इस जगह से पे गए, ठीक है। तो जब कोई एक आधा सिस्टम होता है तो उसको आप आसानी से आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको आप उसका दो नंबरी कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे सिस्टम होते हैं, वो सब एक ही बात कर रहे होते हैं, तो वो फिर उसको उसी को सही समझा जाता है कि आपके ये ट्रांजैक्शन वाकई ऐसे ही है जैसे कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट सिस्टम्स, ठीक है। याद रखें ये सब आपस में उस तरह से नहीं होता कि इनका कोई एक दूसरे से कनेक्टेड उस सेंस में नहीं होता कि इन सब को फ़ायदा होता है। ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं और ये सब इस तरह से एक दूसरे की बात को कंफर्म करते हैं। तो इस तरह से आपका जो स्टेकिंग का नेटवर्क है वो सिक्योर हो जाता है। और इस सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने का, ये जो सिक्योरिटी का जो सिस्टम है आप प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लॉकचेन को चलाने के लिए, इस सिक्योरिटी प्रोवाइड करने को की वजह से आपको रिवॉर्ड किया जाता है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो सारी सिक्योरिटी का सिस्टम आप प्रोवाइड करते हैं अपने टोकन्स के ज़रिए, और
उस ये सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने की मद में की वजह से आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक काम करते हैं, उस काम करने का आपको एक प्रॉफिट, एक बेनिफिट, एक तनख्वाह, एक सैलरी जो भी है आपको मिलती है। उसी तरह से एक काम करने का, एक सर्विस देने का आपको उसका कुछ ना कुछ मुआवजा मिलता है, कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेकिंग के इस तरह से करने का आपको पैसे मिलते हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इंटरेस्ट है बैंक में पैसे रखवाने का और उसको आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो और ये स्टेकिंग भी बिल्कुल वैसे ही है। ये आप समझ लें, इसका और उसमें बहुत फ़र्क है। हाँ, अगर स्टेकिंग में भी ऐसा ही हो रहा होता कि आप बस वहाँ पे रखवा दें और वो कुछ और वो आपको उसका फिक्स प्रॉफिट दिए जा रहे हैं बगैर कुछ किए, बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट, वो आइडिया बिल्कुल ऐसा ही होता तो फिर इसको भी सूद ही कहते। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो यहाँ पर जो ये पूरे के पूरे जो सिस्टम है उसको सिक्योर करने में काम करता है, ना कि सिर्फ वहाँ पर वो आपके पैसे को आगे रख के कर्ज देते हैं और लोगों को उससे आपको उसका आपको बेनिफिट देते हैं। यहाँ पर आपके जो टोकन जो पड़े हैं वो उस सिस्टम को सिक्योर करते हैं। और मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताऊँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जब आपको ये रिवॉर्ड क्यों देते हैं स्टेकिंग वाले, वो इसलिए भी देते हैं कि जब आप टोकन्स को स्टेक करते हैं, ठीक है, तो वे ख़ास पीरियड के लिए, ख़ास टाइम के लिए करते हैं। उससे क्या होता है कि आप जिस टोकन को स्टेक कर रहे हैं वो जो टोटल मार्केट में जो सर्कुलेशन है टोकन्स की, ठीक है, 10 मिलियन या 100 मिलियन जितने भी मार्केट में स्टेक हो रहे हैं टोकन्स, वो जब आप उसको जितने भी मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं टोकन्स, जब वो टोकन मार्केट से में स्टेक कहीं कोई स्टेक कर देता है तो वो टोकन जो है सर्कुलेशन से मार्केट की निकल जाते हैं, ठीक है। जब तक वो कहीं पे स्टेक हुआ होता है उस वक्त तक वो टोकन मार्केट की सर्कुलेशन में नहीं होते, बल्कि वो लॉक हुए होते हैं एक जगह पे, एक सिस्टम के अंदर। और जब तक वो सिस्टम में लॉक रहते हैं उससे क्या होता है, क्योंकि मार्केट में से सर्कुलेशन टोकन्स की या कॉइन्स की कम हो जाती है, तो उससे उसकी जो वैल्यू है टोकन की वो ऊपर जाती है, उसकी वैल्यू को फ़ायदा होता है, ओके। और इसी वजह से भी जो कंपनियां जो कंपनीज ये स्टेकिंग ऑफ़र करती हैं वो आपको इस चीज़ का भी रिवॉर्ड देती हैं कि आपने मार्केट में से पैसे को कम किया है, टोकन्स को कम किया है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई। क्योंकि ये सप्लाई डिमांड का होता है, जितनी चीज़ मार्केट में ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू उतनी गिरेगी, और जितनी वो कम होती जाएगी उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो वो आपको इस बात के का भी रिवॉर्ड देते हैं। एक तो आपको पूरी ब्लॉकचेन को सिक्योर करने का आपको रिवॉर्ड देते हैं, फिर आपकी जो टोकन है मार्केट में आपने उसको लॉक किया, सर्कुलेशन से निकाला, उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये सिर्फ इतना से ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कहीं पे पैसे रखवाए और आपको उसका प्रॉफिट मिल रहा है, नहीं, बल्कि आपके टोकन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और वो फंक्शन ये होता है, जैसे मैंने आपको सारा अभी समझा दिया, मार्केट में अपने पूरी की पूरी ब्लॉकचेन उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बगैर ब्लॉकचेन जो है डिसेंट्रलाइज वो चल नहीं सकती, ठीक है। तो वो उसको सिक्योर करता है उसको, और इस तरह से वो चलता है। तो मैंने आपको जो शुरू में बात बताई थी कि बहुत सारे लोग इसको इंटरेस्ट के तौर को एज ए इंटरेस्ट ही कह देते हैं कि ये भी भाई सूद ही है, उसको समझाने के लिए। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूँ, हमारे तो इस्लाम में है ना कि सूद मना है लेकिन तिजारत हलाल है। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ बाहर की दुनिया में बड़े आराम से वो ये कह देते हैं कि यार जो तिजारत है वो भी ऐसा ही है जैसे कि सूद खाना, क्योंकि तिजारत में भी आप कोई चीज़ बेचते हैं कोई और उसका मुनाफा कमाते हैं, और सूद में भी ऐसा ही कि आप कहीं पैसे किसी को दे देते हैं और वो आपके पैसे से कोई काम करता है और उसका आपको मुनाफा देता है। तो वो उसको तिजारत को और सूद को एक जैसा समझते हैं ये वहाँ पर भी। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये कन्फ्यूजन है, लोगों को समझ नहीं आती कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये मैं इतनी लंबी वीडियो हरगिज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि लोग बहुत इसमें मुझसे पूछते हैं और लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि यार स्टेकिंग हलाल है या नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब क्लियर हो गई होगी कि बात की स्टेकिंग जो है, जो प्रूफ ऑफ स्टेक है, ठीक है, ये जो आपके सामने बना हुआ है प्रूफ ऑफ स्टेक, ये वो नहीं है कॉन्सेप्ट के जो बैंक वाले आपके पैसे के साथ करते हैं। हाँ, अगर ये वही चीज़ होती, अगर वही काम हो रहा होता तो हम इसको भी सूद कहते।
ओके, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अभी भी अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि आपको बात क्लियर हो गई होगी, लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी सवाल हो सकता है आपका कोई हो जो मैंने कवर ना किया हो, रह गया हो, मैं भूल गया हूँ या मुझे उसका पता ही ना हो, तो आप मुझे उस कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। इसके साथ ही मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। शुक्रिया।